खबर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपको होस्ट सईद काजी और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट हैं शाहिद साहब। मौजूद मेहमानों का तारुफ करवाते हैं, मगर पहले रन डाउन। आज ज़ाहिर है फैज़ हमीद साहब जो साबिक DGISI हैं, उनको एक 14 साल की सज़ा हो गई है और ये इस पर बात हम करेंगे। बड़ा एक एतबार से तो तारीख़ ही लिखी गई है, क्योंकि ये शायद पहले कहा जाता है दुरानी साहब जो हमारे ISI के चीफ थे वो भी अदालत तक तो पहुँचे थे, वो जो फंडिंग केस था, लेकिन उसमें कोई सज़ा शायद इस तरह से नहीं हुई। अलबत्ता ये सिलसिला आपके सामने। 9 मई की ज़िम्मेदार सियासी जमात का अंजाम कहा जा रहा है, वाज़ेह हो चुका है, और ये लोग जो अब इससे इन्फर कर रहे हैं कि जी अब आइंदा क्या और भी लोग जो हैं इसमें नेट होंगे और कुछ बड़ी बड़ी शख्सियात का नाम आ रहा है। 9 मई के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि अहम बड़ी वर्डिक्ट आएगी और बानी जो हैं या खान साहब जो हैं उनको भी एक लंबी सज़ा हो सकती है, ये कहा जा रहा है। उधर मईशत के माज पर एक खबर आई है कि अब हुकूमत सोच रही है कि जो ओपन मार्केट में डॉलर को कंट्रोल किया जाए, इसकी कीमत को नीचे लाया जाए। सब लोग कह रहे थे आर्टिफिशली हाई है तो इसका क्या मुस्तकबिल है। दुनिया में भी तकरीबन 12% दीगर बड़ी करेंसियों के मुकाबले में गिरा है, मगर वतन अजीज़ की नहीफ़ व नज़ार करेंसी के सामने तो अभी वो खड़ा ही है। बहरहाल देखते हैं क्या डॉलर की कीमत नीचे आती है नहीं आती है। उसके साथ साथ हम एक बहुत 1000 उलमा ने फतवा दिया है रिपोर्टेडली अफ़गानिस्तान में कि जी पाकिस्तान पर जो हमला करना है वो दुरुस्त और गैर इस्लामी है, और मुल्ला हैबतुल्लाह को भी कहा है कि साहब भी फतवा दें और इस पर अमल करवाएं। मेरे साथ मौजूद है जनाब वकास मीर साहब, माहिर कानून है, बहुत शुक्रिया वकास मीर साहब। मेरे साथ मौजूद है जलाल हैदर साहब, वो भी नोटेड लॉ एक्सपर्ट हैं, बहुत शुक्रिया। मीर साहब पहले हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, ये फरमाइए, सबसे पहले तो ये फरमाएं कि इस फोरम पे तो सज़ा हो गई, अब जो ज़ाहिर है जो अब अक्यूज़ तो नहीं कह सकते, हम कॉन्विक्ट ही कहेंगे, वो उनके पास अब और क्या यानी मौजूद है, कौन कौन से फोरम हैं और वो किस किस फोरम को मूव कर सकते हैं अगर वो ये समझते हैं कि ये सज़ा उनके ख़्याल में दुरुस्त नहीं है, या उन्हें कोई रिलीफ ऊपर किस जगह से मिल सकता है, किस फोरम से मिल सकता है। जनाब वकास मीर साहब। जी बहुत शुक्रिया मदू करने का। देखिए, एक दफ़ा जब फ़ौज का जो अंदरूनी कवायद और कवानीन का निज़ाम है उसके मुताबिक अगर सज़ा हो जाती है तो उसकी अपील लाया करती है अपीलेट फोरम पे, और वो फ़ौज के जो सीनियर मोस्ट अफसरान हैं या उनके डेजिग्नेटेड जो लोग होंगे वो इसका अपील का फ़ैसला करेंगे। अब अपील में आप जिस तरह सिविल साइड पे अपील होती है, आप दोनों चीज़ पे सवाल उठा सकते हैं, कन्विक्शन पे भी और सेंटेंस पे भी, यानी जो आप पे इल्ज़ाम था उसके साबित होने के ख़िलाफ़ भी आप अपील कर सकते हैं, और उसके अलावा आप उसको छोड़ के जो सज़ा आपको दी गई है उसके ख़िलाफ़ भी आप सवाल उठा सकते हैं। और अपीलेट फोरम या जो नीचे फ़ैसला दिया गया है उसको कंफर्म करेगा, मंजूर करेगा, या उसके साथ इंटरफेयर करेगा आइदर एट द कन्विक्शन और द सेंटेंस लेवल। आम सिविलियन अदालतों में दुनिया में कहीं भी जो मिलिट्री के अंदरूनी फ़ैसले होते हैं उनको चैलेंज करना बहुत मुश्किल होता है। कई दफ़ा लोगों ने कोशिश की है, मगर अदालतें उसमें शवाहिद के सवालात में नहीं घुसती, जिसको हम अंग्रेज़ी में कानून की ज़बान में कहते हैं क्वेश्चंस ऑफ एविडेंस। वो आप सिविल अदालतों में एजिटेट नहीं कर सकते। अगर कोई आइनी नुक्ता आपने उठाना हो तो वो कई बार लोग उठाते हैं, मगर अदालतें आम तौर पे ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में कतराती हैं इन चीज़ों में इंटरफेयर करने से, बिकॉज जो शख्स भी फ़ौज में शमूलियत इख्तियार करता है उसको ये मालूम होता है कि फ़ौज का ड्यू प्रोसेस होगा, मगर वो फ़ौज के अपने अंदरूनी कवायद और ज़वाबित के मुताबिक होगा। अच्छा, यही बात जलाल हैदर साहब, यानी जलाल साहब मेरा सवाल आपसे ये होगा कि जो आज का फैसला है इसको तारीखी फैसला कहा जाता है, और इसमें जो फैज़ हमीद को सज़ा हुई है, 14 साल सज़ा हुई है, इस हवाले से जो इंडिया है वो भी इस मामले को उछाल रहा है, हालांकि उनको मालूम होना चाहिए कि पाक फ़ौज जो है खुद एहतसाबी पर ना सिर्फ यकीन रखती है बल्कि खुद एहतसाबी करती भी है, और आज मिसाल भी कायम कर दी है। जो मोदी के साथ जर्नल्स हैं उनको भी कान हो जाने चाहिए कि इस तरह जो है वो एहतसाब भी होता है। सर, ये सज़ा तो हो गई, इसमें यह भी ISPR ने कहा है कि मुजरम के सियासी अनासर के साथ मिली भगत के जरिए दानिस्ता तौर पर सियासी इश्ताल अंगेजी और अदम इस्तेकाम पैदा करना, इसके अलावा बाज़ दीगर मामलात में भी मुजरम
मुलव्वस होने के मामले को अलहदा से देखा जा रहा है। ये कौन से मामला हो सकते हैं? क्या फौज में बगावत कराने के हवाले से जो 9 मई के मुकदमात हैं वो इससे टेल किए जा सकते हैं, या जब वो कोर कमांडर पेशावर थे उस वक्त जो उनकी सियासी सरगर्मियां थी वो उसको जो है वो इसके साथ किया जा सकता है, या ऑफिशियल एक्ट के तहत जो वो टीटीपी के लीडरों को मिलते रहे और उनकी सजाएं माफ कराते रहे, क्या वो इसमें आ सकते हैं? देखिए जी, इसमें सबसे पहले तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये फैसला कानून की बालादस्ती का अमली इजहार है, जिसने साबित किया है कि ताकतवर कानून से बालातर नहीं है। जब कानून सबके लिए बराबर है तभी कौम तरक्की कर सकती है, और ये वो लम्हा है जब इंसाफ ने अपने कदम जो है वो मजबूती से जमा लिए हैं और किसी के लिए रियायत नहीं की गई और ना आइंदा की जाएगी। ये कौम के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है, और कौम की यही उमंग और उम्मीद है कि हर फर्द वो जितना भी बड़ा कानून बड़ा हो, बड़े रुतबे पर फाइज हो, तो वो कानून से बालातर नहीं है और कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं है, और यही हकीकी इंसाफ है। और अब मैं आपको ये बताना ज़रूर चाहूँगा कि ये जो इनको सज़ा दी गई है ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी और इनके इख्तियारात का तजावुज़ और गवर्नमेंट रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल और रॉन्गफुल हार्म जो इन्होंने जो आम लोगों को दिया, जहाँ तक मुझे आइडिया है वो टॉप सिटी के केसेस से रिलेटेड, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ऑर्डर जारी किया था कि इनके खिलाफ जो है वो इंक्वायरी की जाए, और फिर उसी इंक्वायरी में इनके खिलाफ जो है वो अगस्त में जो है वो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज हुआ था, जो कि अब आज फैसले की सूरत में हमारे सामने मौजूद है। जी अच्छा जलाल साहब, ये फरमाइए कि देखिए जलाल साहब, इसमें सीक्रेट एक्ट के हवाले से रियासत की सलामती और मुफादात को नुकसान पहुंचाने का भी कहा गया है, तो ये रियासत की सलामती और मुफादात को नुकसान पहुंचाने के हवाले से कुछ सियासी सरगर्मियां थी, वो तो 9 मई से जाके जुड़ती हैं। जी बिल्कुल, ये 9 मई के साथ जुड़ती हैं और इस इम्कान को बिल्कुल रद्द नहीं किया जा सकता। इसके असरात जो है वो बानी पीटीआई और पीटीआई के वो लोग जो 9 मई के वाक़यात में मुलविस थे, जिन्होंने कौमी इदारों और कौमी फ़ख्र की जो निशानी है उनके ऊपर हमले किए, ये भी इस पर असरअंदाज जरूर होगा। और जो सीक्रेट एक्ट के बारे में आपको बताता चलूं, जब भी कोई शख्स रियासती राज अफशा करे, हसास मालूमात गैर मजाज अफराद को पहुंचाए या सरकारी दस्तावेजात, रिकॉर्ड, मंसूबे, खुफिया मालूमात लीक करे, ऐसी कोई कार्रवाई करे जो कौमी मफाद या रियासती सलामती या दिफा के नुकसान पहुंचाए, और ये इसी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी में शुमार होता है। ये जुर्म कोई सियासी जुर्म नहीं है, ये कौमी सलामती का जो है वो मामला है, और कौमी सलामती से मुतालिक जो भी मामलात होते हैं वो रियासती मामलात होते हैं और वो इंतहाई संगीन मामलात होते हैं। अच्छा जलाल हैदर साहब, माफ़ी चाहता हूँ मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूँ। वकास मीर साहब, आपको लेते हैं इस मामले पे। अभी आपने जो बात की, आपने कहा अमूमी तौर पर जो है उसमें अदालतें कतराती हैं, ये एक लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, लेकिन कानूनी पोजीशन क्या है? क्या ये अगर जो तमाम उनके ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर लेते हैं विद इन दी इंस्टीट्यूशन, आर्मी इंस्टीट्यूशन, तो क्या वो सिविलियन कोर्ट में भी को भी मूव कर सकते हैं? जनाब जो भी कॉन्विक्ट हैं इस वक्त, एक तो ये बताइए, और फिर बाद में मैं पूछूंगा कि क्या इसकी फॉल आउट हो सकती है, मगर पर्टिकुलरली कैन ही मूव हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और नो दिस इज़ द फाइनल जजमेंट? जनाब वकास मीर साहब। देखिए, कतराती का मैंने लफ्ज़ इस वजह से इस्तेमाल किया था कि कानून में उसकी गुंजाइश बहुत कम है। सो अदालत के पास दो वजूहत हो सकती हैं किसी चीज़ में इंटरफेयर करने के, अगर कोई शख्स हाई कोर्ट जाना चाहता है। एक तो ये कि आइन का जो आर्टिकल है 199 जो कि आपको हक देता है हाई कोर्ट जाने का, उसके ज़ुमरे में आप आते हों। अब उसके अंदर सर्टन इंक्लूजन्स हैं जिसमें आर्म्ड सर्विसेज, आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं। सो एक तो पहला बार इनकी सामने ये होगा, अगर कोई भी शख्स जिसको मिलिट्री के कोर्ट के मुताबिक सज़ा हो, अगर वो हाई कोर्ट ये मामला लेके जाए, तो वहाँ पे ये सवाल उठाया जाएगा कि आप आर्टिकल 199 की ज़ुमरे में आते कैसे हैं, बिकॉज मिलिट्री के लोगों के लिए तो एक ख़ास एक्सक्लूजन क्रिएट की गई है।
दूसरी चीज़ ये कि एक अगर ट्रायल आपका हो जाए जहाँ पे शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं लीडिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, अगर एक फोरम पे हो जाए तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी अगर आप डायरेक्टली भी चले जाएं या FCC में आप चले जाएं तो वहाँ जाके आप शवाहिद से जो मुतलका सवाल होते हैं वो आप नहीं उस पर बहस कर सकते, विच मीन्स कि आप एविडेंस के फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस इन अदालतों में नहीं उठा सकते, बिकॉज उन अदालतों का काम नहीं है कि वो शहादत रिकॉर्ड करें, गवाहों को बुलाएं और उनसे पूछें कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो ये दो बड़े कानूनी जो हैं मसाइल इनके सामने होंगे अगर ये हाई कोर्ट को मूव करना चाहें। ऑब्वियसली इस चीज से आप किसी को फिजिकली विकास भाई एक मामला है, एक खबर भी है, और दूसरा अभी जलाल साहब ने फरमाया कि कौमी सलामती का ये मामला है। अगर कौमी सलामती का मामला है तो 9 मई इसके साथ जुड़ा हुआ है और 9 मई को बगावत करने की कोशिश की गई थी जो कि नाकाम बना दी गई और नाकाम हुई। और इसके अलावा वो जो रास्ते जहां जहां हमले हुए थे, ये भी कहा जाता है कि वो रास्ते आम बंदे को तो मालूम नहीं थे और ना ही PTI के उन लोगों को मालूम थे जो वहां पर गए। इसका हिदायतकार भी फैज हमीद को ही कहा जाता है। ये तमाम चीजों में मुलव्वस होना और बानी PTI पर जो केस पहले ही चल रहा है, इसका मतलब है ये दोनों केसेस जो है आगे जाके इकट्ठे हो सकते हैं। और ये अगर कौमी सलामती का मामला है, बगावत का मामला है, तो आर्टिकल 6 तक भी मामला जा सकता है और कोई लंबी सजा हो सकती है। देखिए ये दोनों केसेस जहां तक मुझे लगता है ये इकट्ठे नहीं हो सकते। और ये जो भाई ने बात की है कि जो हाई कोर्ट जा सकता है आपका मामला, मैं ये समझता हूं कि जब तक आपके पास अल्टरनेट रेमेडी मौजूद है तो आप लोग ये मुजरिम जो है वो हाई कोर्ट नहीं जा सकता विदाउट अवेलिंग अल्टरनेट रेमेडी। दैट इज अंडर सेक्शन 133B ऑफ द आर्मी एक्ट। तो वो अपलेट जो है वो अथॉरिटी मौजूद है, उसको बाईपास करते हुए हाई कोर्ट जाना तो वो मैं कहूँगा कि एक सुइसाइडल अटेम्प्ट होगा। नहीं, अगर मैं ये कह रहा था कि विद इन द इंस्टीट्यूशन व्हेन लास्ट साल जो ऑप्शन, एक मिनट, अगर आप तमाम 9 मई में साहब मैं एक क्लैरिटी ले लूं, आप जी मिलिट्री के अंदर यू एग्जॉस्ट ऑल दी ऑप्शंस, आपकी अपील रिजेक्ट हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बाईपास करके अभी जो है वो हाई कोर्ट में चले जाएं। आपके इंस्टीट्यूशनल ऑप्शंस एग्जॉस्ट करने के बाद हम ये मैंने सुना, ज़रा हम कानून दान तो नहीं है, देन वो ये कह रहे हैं, जो फाजिल दोस्त हैं हमारे मीर साहब, वो ये कह रहे हैं कि इसमें 2 हर्डल्स हैं जी, वहाँ एविडेंस दोबारा से रिकॉर्ड नहीं हो सकता, एक ये रुकावट है। क्या कोई अमली रुकावटें हैं? व्हाट इज द लॉ पॉइंट? कैन दे गो एंड मूव द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड अगेंस्ट दिस वर्डिक्ट? जी जनाब जलाल हैदर साहब। आर्टिकल 199 के तहत जो है वो ये जा सकते हैं हाई कोर्ट में जब ये तमाम अपनी रेमेडीज जो है वो एग्जॉस्ट कर चुके होंगे। ठीक, तो फिर ये रिट पिटीशन में जाएंगे, वहां पे इन्होंने ये साबित करना है कि द एक्ट डन वाज विदाउट लॉफुल अथॉरिटी, इलीगल एंड अनलॉफुल। तो वो वहाँ पे मैं अपने जो फाजिल मेरे भाई हैं, मैं उनकी बात को ऑन करता हूँ। वहाँ पे कोई एविडेंस रिकॉर्ड नहीं होगी, वहाँ पे सिर्फ लॉ पॉइंट्स डिस्कस होंगे कि वेदर के इनको फ्री ट्रायल दिया गया है, फेयर ट्रायल दिया गया है और इनको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ प्रोवाइड की गई है। इन पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा, ना कि एविडेंस को डिस्कस किया जाएगा, ना ही जो है वो इसकी फाइंडिंग्स। And still the fact remains that at least on the grounds of these law points that you have pointed out, they can at least go to the court। यानी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो ये सिलसिला मौजूद है, बार नहीं है ये, यानी ये पाबंदी नहीं है। जी पाबंदी नहीं है, बिल्कुल। जी मियाँ साहब, सॉरी आप बात कर रहे थे, निशाद मियाँ शायद साहब। जी वकास भाई, मैं आपसे सवाल करूंगा कि जो आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी फरमाया है कि जो ये फैज हमीद के हवाले और कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से भी कि उन्होंने जो फसल बोई वो हमें कई आगे दहाइयों तक जो है वो काटनी पड़ेगी। ये जो प्रोजेक्ट इमरान था उसमें जो है वो जितने किरदार थे वो सारे के सारे सामने आए और उसमें जजेस भी थे, साकिब निसार थे, उसमें जो है नैब था, नैब के लाहौर के जो DG थे वो थे, और ये फैज हमीद से ऊपर नीचे सारे जो लोग थे, क्या इनके गिर्द भी घेरा तंग होता हुआ नजर आ रहा है? क्या ये भी कोई इनमें से भी कोई गिरफ्तारियां हो सकती हैं? क्योंकि उनके साथ ही सारे केसेस जुड़े हुए हैं। और मेरा पहले ये सवाल था, उसके बारे में दोबारा मैं आपसे रजू करूंगा कि अगर ये 9 मई की बगावत का केस इन पर जो है वो साबित हो जाता है तो फिर आर्टिकल 6 जो है वो आपको नजर आ रहा है?
अच्छा, मैं एक बात, सॉरी, आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है। मैं उससे पहले एक बात क्लैरिफाई कर दूं। जो आपके दोस्त ने अभी फरमाया कि क्या कोई बार है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसकी तरफ मैंने इशारा किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक बार है कि जो लोग आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स हों और आइन के अल्फाज हैं, हु आर सब्जेक्ट टू एनी लॉ रिलेटिंग टू द आर्म्ड फोर्सेस, तो वो हाई कोर्ट नहीं जा सकते। अब ये हुआ है कि लोग हाई कोर्ट जाते हैं और वहाँ पे ये बहस होती है कि क्या ये जो फैसला है वो 199(3) स्पेसिफिकली आर्टिकल 199 सब आर्टिकल 3, जिसमें आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स के लिए बार है और पीपल सब्जेक्ट टू लॉ गवर्निंग द आर्म्ड फोर्सेस वो बार है, तो वहाँ पे लोग आर्ग्यू करते हैं कि नहीं जी, इस वजह से वो कोई वजह क्रिएट करते हैं कि इस वजह से हम अब उससे निकल गए हैं और ये एसेंशली हमें यहाँ पे एक सिविलियन ट्रीट करना चाहिए। सो जो भी शख्स फैज़ हमीद साहब की सिचुएशन में है उसके लिए आर्टिकल 199(3) का बार होगा, अपार्ट फ्रॉम द बार वेरी डिफ़िकल्ट बार के वहाँ पे एविडेंस वगैरह रिलेटेड क्वेश्चन एजिटेट नहीं किए जा सकते। सो रिस्पोंडेंट जो भी होगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और द मिलिट्री और द फेडरल गवर्नमेंट, उनका एक बहुत पावरफुल आर्ग्यूमेंट होगा कि इस ट्रायल का जो डिसीजन है, अगर उसको अपेलेट कोर्ट ने, फोरम ने कंफर्म कर दिया, तो वो 199 में एजिटेट नहीं किया जा सकता। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि ये बिल्कुल भी गैर मामूली बात नहीं है कि अगर एक ट्रायल हो जाए और उसमें जो शवाहिद पेश हों उसकी कड़ी किसी और शख्स से या किसी और वाक़े से या मामले से मिले, तो उसके नतीजे में और प्रोसिक्यूशंस हों। सो ये बिल्कुल मुमकिन है कि जब जो भी शवाहिद हुकूमत के सामने आए हैं वो इसकी नज़र में जायज़ा ले तमाम मामलात का, और फिर जो भी उनके पास कानूनी ऑप्शंस हैं, हुकूमत का अटॉर्नी जनरल का ऑफिस उसका जायज़ा लेगा और वो तमाम लीगल ऑप्शंस काबीना के सामने रखेगा, और जिसके अंदर आर्टिकल 6 के अंदर कोई बार नहीं है कि अगर आप एक सर्टन थ्रेशोल्ड मीट कर लेते हैं तो आप आर्टिकल 6 की कार्रवाई सिविलियंस या रेलिवेंट ऑफिशियल्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस जिनको आप जिनके सामने आप लोग को लगे कि आप साबित कर सकेंगे ये चार्ज, तो आप वो एक्सप्लोर करें, उसकी तफ्तीश करें और उसके बाद उनके खिलाफ चार्जेस फाइल करें। सो ये बिल्कुल भी मामूली बात नहीं है। शुक्रिया वकास मीर साहब। मोहम्मद जलाल हैदर साहब, हम समझने की कोशिश रहे थे, बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है, इस तरह की हाई प्रोफाइल जो है वो पहली दफ़ा हुआ है, मगर इस पर हम बात मजीद भी करते रहेंगे क्योंकि कुछ नुक्तों में अभी शायद कुछ कन्फ्यूजन भी शायद नज़र आता है। जा सकते हैं, नहीं जा सकते, या जाएंगे तो रोका जा सकता है, मगर क्या ही मामला है इसको और भी आने वाले दिनों में हम इसकी वजाहत चाहेंगे। अपने नाज़रीन के लिए एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। अभी डॉलर वाला मामला है, उसके अलावा अफ़गानिस्तान वाला मामला है, अहम खबरें। हमारे साथ रही। वेलकम बैक। मियाँ साहब, हम ये पॉइंट आउट करते रहे हैं कि खित्ते में न सिर्फ ये कि हमारी बिजली सबसे ज़्यादा महंगी है, यहाँ पर हमें जो डॉलर है वो भी महंगा है। इवन अफ़गानिस्तान के मुकाबले में हमारी करेंसी गिर गई, और मुझे अगर गलत नहीं कह रहा तो वहाँ 60 अफ़गानियों का एक डॉलर था, जैसे 66 या 70 तकरीबन, और एक अफ़गानी ख़रीदने के लिए हमें 3 रुपये देने पड़ते हैं। ये थी वो माशी मुआवजा जो यहाँ की सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने किया। बहरहाल अब कुछ फैसला किया गया है कि ओपन मार्केट में रेन इन किया जाए डॉलर को और इसको नीचे लाया जाए। क्या खबरें आपके पास, क्या क्या फैसले किए गए हैं, और ये जो इसको जोड़ा जा रहा है नादरा के साथ, इसकी ख़रीद व फरोख्त को कैमरे लगाए जा रहे हैं, व्हाट आर योर डिटेल्स, और ये डॉलर की ख़रीद व फरोख्त में अब क्या क्या यानी कानूनी पेचीदगियाँ या आसानियाँ होंगी। जनाब मियाँ साहब फरमाइएगा कुछ। देखें काजी साहब, पहली तो बात तो ये है कि डॉलर की कीमत ये नहीं है जो इस वक्त पाकिस्तान में है। डॉलर की कीमत जो है वो 250 तक फ़ी डॉलर जो है वो है, और ये रियल कीमत है, और ये रियल कीमत जो है वो आने जा रही है, और ये हकीकी कीमत आप 2026 के पहले अवाइल में देखेंगे। अब जिसके पास डॉलर है वो बेच ले, क्योंकि 2026 1 जनवरी से जो है वो कवानीन भी सख्त होने जा रहे हैं, और डॉलर जो है वो भी उसकी कमर टूटने जा रही है। इंटरनेशनल लेवल पर भी डॉलर की कमर टूट चुकी है, और पाकिस्तान के अंदर भी वो रियल जो कीमत है, उसकी हकीकी कीमत उस पर आने जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि डॉलर जो है वो 250 से 270 के दरमियान में होगा, और 250 का जो है वो कहा जा रहा है, क्योंकि एक तो इसमें कवानीन बहुत सख्त हो रहे हैं। जो स्टेट बैंक है उन्होंने बाकायदा तौर पर एक सर्कुलर जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब डॉलर की खरीदो फरोख्त जो है वो बाकायदा कैमरे के सामने होगी, और वो कैमरा जो है वो नादरा और वजारत दाखिला के सिस्टम के साथ लिंक होगा।
और उसमें जो है वो बाकायदा तौर पर उसकी वेरिफिकेशन होगी। और ये भी कहा जा रहा है कि जो स्टेट बैंक है वो अब डॉलर नहीं खरीदेगा और बाकी जो बैंक है उनको भी डॉलर खरीदने से मना किया गया है। और इसीलिए डॉलर जो है वो बिल्कुल जिसको कहते हैं टके टोकरी होने जा रहा है। और जिसके पास डॉलर है, मैं तो मशवरा दूंगा काजी साहब कि वो डॉलर को फरोख्त करे और जो 1 जनवरी 2026 के कवानीन हैं उनकी सख्ती से बचे, वरना 1 जनवरी 2026 से सख्त कवानीन जो है वो नाफिज होने वाले हैं। और वो कवानीन ऐसे ही होंगे कि जिसके पास अगर $100 भी हैं, उसने वो एक्सचेंज कराने हैं या कोई भी गैर मुल्की करेंसी एक्सचेंज करानी है तो मनी एक्सचेंजर के पास जाएगा, वहां पर कैमरों के साए तले जो है वो एक्सचेंज होगी और वेरिफिकेशन होगी दोनों की, खरीदने वाले की और फरोख्त करने वाले की। और वो वेरिफिकेशन के तहत पूरा डाटा रखा जाएगा, ना मनी लॉन्ड्रिंग होगी, ना काला धन जो है सफेद किया जा सकेगा और ना ही जो है डॉलर की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त हो सकेगी। और इसलिए डॉलर की अब जो है वो जारादारी वो बाकायदा तौर पर जो है वो खत्म होने जा रही है। काजी साहब नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है और वैसे भी हमने इतना को काला धन सफ़ेद कर लिया कि शायद हमें अब शायद इसकी ज़रूरत नहीं रही मुस्तकबिल में। लेकिन बहरहाल ये थोड़ी सी वजाहत कर दें फॉर आवर व्यूअर्स कि क्या उनकी शनाख्त क्या ये कोई खुदा न खास्ता डॉलर है, कोई अफ्यून तो नहीं है जो हम बेच और ख़रीद रहे हैं, और ये वही डॉलर है जो अरबों के हिसाब से यहाँ से उड़ता है बाहर जाता है और जिसकी 11-12 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी खरीदी जाती है दुबई में, आपको तो अंदाज़ा ही है। और वो माशाल्लाह वैसे ही अब दिला है, उनको तो हाथ नहीं लग सकता। तो ये कोई 200, 400, 500, 1000, 1500, 2000 वाले साहब मसला पता मसला ये है कि डॉलर की कीमत ये नहीं है। अब डॉलर की जो हकीकी कीमत है उस पर अगर आया जाए, आप देखें कि कराची में बड़ी बड़ी फर्म्स जो हैं और लीगल फर्म्स जो हैं या जो डॉलर का कारोबार करते हैं, मनी एक्सचेंजर्स हैं जो बड़े बड़े, वो बाकायदा तौर पर कह चुके हैं कि डॉलर की ये कीमत नहीं है। डॉलर की कीमत जो है वो 210 तक भी हो सकती है, अब 235 भी हो सकती है, लेकिन अब जो नजर आ रहा है वो 250 तक जरूर डॉलर आएगा। मैं ये कह रहा हूं, मामला ये है कि स्टेट बैंक जब डॉलर खरीदेगा, 9 बिलियन डॉलर जो उन्होंने खरीद लिए, तो फिर डॉलर तो महंगा होना ही था। गवर्नर स्टेट बैंक खुद जो है वो इतराफ कर रहे हैं कि उन्होंने तो डॉलर इसकी वजाहत करें ना, फैसला ये कर लिया गया है कि डॉलर नहीं खरीदेंगे और डॉलर जो है मार्केट पर छोड़ दिया जाएगा और डॉलर अपनी सतह पर आ जाएगा। मियां साहब बात ये है कि 9 बिलियन डॉलर से उन्होंने खरीद के इसकी मुस्तहकम कर दी। ये हमारा स्टेट बैंक है या अमेरिका का स्टेट बैंक है? सवाल ये है कि या हमारी एक्सपोर्ट इतनी बढ़ रही थी और माशाल्लाह इतनी कि उससे कोई हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई हो, या अगर हमने अपनी करेंसी गिराई है जिस मफरूज़े पे गिराई जाती है और इंतहाई बोदा और फजूल ये है अपना, क्योंकि अगर करेंसी गिरने से आपकी एक्सपोर्ट बढ़ती होती तो आज हम ये धक्के खा रहे होते कि 25वां हमने प्रोग्राम लिया है और अब और अगला भी शायद हम लें, जिस तरह कल हमारे प्रोग्राम में डॉक्टर फ़ारूक सलीम कह रहे थे। तो ये पॉलिसीज़ हमारी ही माँ पे बनाई जाती हैं। और जब ये पिछली गवर्नमेंट में PTI की गवर्नमेंट में ये इसको एक सावरन इदारा बना के इसको इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फोर्सेज ये एस्टेब्लिशमेंट है उसके हमने हवाले कर दिया। तो इसको यहाँ तक पहले हम ले के क्यों आए? देखें ना, ये इस डॉलर को क्यों सस्टेन करता रहा? इस डॉलर की कीमत को बुलंद तर रखने के लिए अगर ये सवाल आपने किया है तो स्टेट बैंक ने क्यों 9 बिलियन डॉलर वहाँ से उठाए और हमारी जो करेंसी है उसको इस तरह से बेतौकीर कर दिया? मतलब यह हालत ये है कि मैं खुद में वो जवाब पेश करते हैं, स्टेट बैंक भी अपना जवाब पेश करता है कि उन्होंने डॉलर क्यों खरीदे हैं। कुछ पेमेंट्स करनी थी इसलिए डॉलर खरीदे गए, कुछ जो ज़खायर में रखने थे इसलिए डॉलर खरीदे गए, उनका अपना एक जवाब है। लेकिन सर मामला जो है वो अब चेंज हो चुका है, तब्दील हो चुका है, माशी शारिये जो है वो बेहतर हो रहे हैं और इसमें खुशखबरियां ही खुशखबरियां। 2026 जो है बहुत बड़ी खुशखबरियां लेकर आने वाला साल है, क्योंकि इसमें आपके मुल्क में काजी साहब बड़ी खबर दे दूं कि एप्पल जो है वो पाकिस्तान के अंदर आ रही है। एप्पल जो है वो अपना सेटअप यहां पर लगाने का ख्वाहिशमंद है और बाकायदा तौर पर उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से रब्ता किया है कि यहां पर वो जो है अपना सेटअप लगाना चाह रहे हैं। इसके अलावा आपने देखें कि जो अमेरिका की रिकोडेक में बड़ी सरमायाकारी हुई है और इसके अलावा दीगर जो सरमायाकारियां हैं इसमें 1 लाख नौकरियां जो हैं वो निकलने जा रही हैं और वो रोजगार पाकिस्तानियों को मिलेगा। पाकिस्तान के अंदर जो है मादनियात है, मादनियात निकलेंगी तो पाकिस्तान को ही जो है वो इसका फायदा होगा। इसके अलावा देखें कल दरियाफ्त हुई और उसमें पहली बार देखा गया है काजी साहब कि तेल का बड़ा जखीरा जो है वो सामने आया है, जो कि 2225 बैरल योमिया मुझे ये बताएं ना, वो वहां से बरामद हुआ है। मुझे ये बताएं, खुशखबरियों का साल है सर। अगला जखीरा तो निकल आया, जखीरा निकला
ज़ख़ीरा निकलने से एक दिन पहले अगर आज आपने ज़ख़ीरा निकाला है तो कल ₹2.56 आपने प्रॉफिट बढ़ा दिया। ऑलरेडी लोग पेट्रोल नहीं खरीद सकते। आपने OMCs ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ा दिया, आपने डीलर्स का प्रॉफिट बढ़ा दिया। क्या बहुत ही ज़्यादा गुर्बत का शिकार हो गए थे ये लोग जो तेल वगैरह वाले। मतलब अच्छा, ये एक तो मुझे ये बताएं ना, आप मिसमैनेज किया, डॉलर को कहाँ का कहाँ ले गए। रोज़ आप कहते हैं पिछली गवर्नमेंट ने ये कर दिया, उसमें तो डॉलर $250 का था, वो 173-74 का गालबन, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। आप कहाँ का कहाँ ले गए और उसके बाद अब आप कहते हैं जी हम ठीक कर देंगे। अब सवाल मियाँ साहब मैं आगे बढ़ता हूँ, ये तो हम देखेंगे डॉलर में क्या होता है और क्या नहीं होता। यहाँ पर तो जिस तरीके से जो 1992 का जो एक्ट था उसमें जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की आपने, वो तो हम देखते ही रहे हैं। अच्छा, अब एक और बड़ा वाक़या बड़ा हुआ है कि नॉर्वे के सफ़ीर पहुंच के एक जो अदालत में केस ईमान मज़ारी साहिबा का था के हवाले से था, वो क्या तफसील है उसकी और उसमें वो क्यों आया एज वो सपोर्ट करने आया, वो ज़ाहिर है उनकी क्या नुक्ता नज़र था। और आमतौर पर एक अनयूजुअल काम है, ये कम ही हम देखते हैं कि कोई किसी मुल्क का सफ़ीर अदालत में पहुंच जाए, ये अनप्रेसिडेंटेड है। तो इसकी तफसील क्या है, हमें तफसील बताइएगा मियां साहब। काजी साहब देखें, ये एक मुल्क की खुद मुख्तारी और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने से मुतरादिफ है और इस हवाले से वजारत खारजा ने सख्त एहतजाज किया और डिमांड जारी किया है और ये कहा है कि ये आलमी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है और इस हवाले से ये वियना कन्वेंशन 1961 के आर्टिकल 41 की भी खिलाफ वर्जी है और इस हवाले से बाकायदा तौर पर एहतजाज किया गया है। काजी साहब, होना तो ये चाहिए था कि ये जो सफ़ीर साहब थे जो आज ईमान मज़ारी के केस में वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए थे, क्या इनको तलब किया गया था? इनको नॉर्वे हुकूमत को वापस बुलाना चाहिए और वहाँ इनकी तहकीकात होनी चाहिए कि इनको इतनी हमदर्दी वहाँ क्यों है कि पाकिस्तान के अंदरूनी जो मामलात हैं उसमें मुदाखलत कर रहे हैं। असल वजह नहीं, ये नहीं है। असल खबर मैं देता हूँ काजी साहब, आप देखें कि नॉर्वे के अंदर जब रा के चीफ जो है वो पाकिस्तान से दुश्मनी करने वालों के साथ मुलाकातें करेंगे तो वो नॉर्वे में क्यों होती हैं तमाम मुलाकातें? मारंग बलोच के साथ जो वहां पर खुरा मिला, वो भी नॉर्वे के अंदर जो है वो रा का बदनाम ज़माना चीफ जो है वहां पर मुलाकात करता है और वो जो है वो खुरा वहां से मिलता है। और इधर भी बहुत से ऐसे जो है ना फुटप्रिंट मिल रहे हैं कि नॉर्वे के अंदर जो एक्टिविटीज होती हैं और वहां जाकर मुल्क दुश्मन वहां बदनाम जमाना को मिलते हैं। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ये उनको जो है वो याद सता रही है। अब मामला ये है, मैं माफी चाहता हूं, मैं आपको यहाँ रोक रहा हूं कि जो सफीर है मुझे ब्रेक लेनी है मियां साहब, होनी चाहिए कि कहीं इनके डांडे भी तो उनसे नहीं मिलते। मियां साहब वक्त ब्रेक हमने लेनी है। उनको बिल्कुल हमारे मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। कुछ हमें भी इंसानों की तरह अपने मामलात को दुरुस्त करना चाहिए कि हम जगहसाई का ज़रिया ना बने। ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं और बात करेंगे अफ़गानिस्तान के हवाले से। वहाँ पे हमारी हमायत में आवाज़ें उठी हैं जो कि एक अच्छी बात है, उसके क्या नताइज होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब 2-3 इश्यूज़ हैं। एक तो अफ़गानिस्तान में 1000 उलमा के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ हालात को बेहतर बनाने के ज़िम्मे में कोई फतवा दिया। इस पर बात करेंगे। साथ साथ हम देखते हैं $700 मिलियन हमें अपग्रेड करना है F-16 को। इस हवाले से हम बात करेंगे, उन्हें अपग्रेड करके हम किस लेवल तक ले जाएंगे। उसके साथ साथ रूस और चीन की फ़ौजी मशक़ें जो थी, उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो बम्बर B-2 हैं वो जापान के साथ मिलकर वहाँ पे मशक़ें कर रहे हैं। तो वो क्या ये एक और टेंशन ब्रू कर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद अख्तर साहब। थैंक यू वेरी मच शाहिद अख्तर साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी पे पहले बात कर लेते हैं डू यू सी एनी ये कुछ सिल्वर लाइनिंग हम देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान में कुछ जो हमारे हमायती हैं, कैन दे रेन इन ऑल दोज एलिमेंट्स हु आर हेल बेंट अपॉन कि हमें वो नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते रहते हैं। एक तो पहले इस पर आपका टेक और फिर आते हैं F-16 पर। जी शाहिद अख्तर साहब। जी, एक बड़ी, अगर ये स्टेटमेंट अफगान की तरफ से आई है तो ये बड़ी खुशाइन बात है। ऐसी स्टेटमेंट्स मेरे ख्याल में एक डिप्लोमेटिक स्पेस क्रिएट कर देती हैं, चाहे इम्प्लीमेंटेशन उसमें स्लो ही क्यों ना हो। तो मेरी नज़र में कि हमें किसी जज्बाती रद्द-ए-अमल से गुरेज करना चाहिए और जो हम कर रहे हैं कि अपनी बॉर्डर मैनेजमेंट उसको करें, अपनी इंटेलिजेंस कॉपरेशन को जारी रखें और इकोनॉमिक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और क्योंकि हर चीज़ के लिए प्रेशर काम नहीं करता, कहीं पे कैलिब्रेटेड डिप्लोमेसी भी काम करती है और आई थिंक अब एक स्पेस उसके लिए क्रिएट हुई है।
और मेरा तो हमेशा से जी ये मौक़िफ़ रहा है कि हमारे और अफ़गानियों की हमारी तकदीर एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि अगर चाबहार से एक कंटेनर गुजरता है तो उसके मुकाबले में 5000 गुजरते हैं चमन और तुर्खम से। सो हमें उन ताकतों की निशानदेही करनी है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में रिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और याद रखें, ये सिर्फ इंडिया नहीं है, इसमें और ममालिक भी हैं जो एक वीक अफगानिस्तान को पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे देखना चाहते हैं। हमें उनकी निशानदेही करनी है, उनका नाम लेना है और उनको एक स्टर्न मैसेजिंग और वार्निंग करनी है और अफगान गवर्नमेंट को इन साजिशों के बारे में आगाह करना है ताकि हमारे बारे में जो गलत फहमी है वो दूर हों। एंड लास्टली वेरी इंपॉर्टेंट, अफगान के जो अवाम है उस पर हमें अपना एक सॉफ्ट इमेज और एतमाद बढ़ाना है और उसके लिए सबसे बड़ा काम कौन कर सकता है? आई थिंक ट्रेडर्स, अगर इन्वेस्टमेंट हो, हमारे स्किल्ड वर्कर्स, तो ये वो लोग हैं कि जो ये इन चीज़ों को बखूबी अदा कर सकते हैं। अच्छा शाहिद अख्तर साहब, ये जो अभी 7 जी एयर मार्शल साहब, ये तो उम्मीद की जा सकती है कि शायद ऐसा हो और जो अफगान अबूरी हुकूमत है वो होश के नाखन ले। एक सर और ख़बर है और बड़ी खबर है कि F-16 की अपग्रेडिंग के लिए अमेरिका ने फंड्स दिया है और उन्होंने बाकायदा तौर पर इस हवाले से इसकी अपग्रेडिंग के लिए मंजूरी भी दे दी है और इसमें जो 68 करोड़ 60 लाख डॉलर की फंड्स हैं, इसमें बताया जा रहा है कि जो F-16 है वो अपग्रेड हो जाएगा और इंडियन मीडिया इसको लेकर जो है वो बड़ा वावेला कर रहा है कि जो F-16 है वो J-10C से आगे निकल जाएगा, F-16 जो है वो राफेल से आगे निकल जाएगा, पाकिस्तान को जो है वो अमेरिका दे रहा है। क्या 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 कैपेबिलिटी हो जाएगी हमारी सर जब अपग्रेड हो जाएगा F-16? देखिए, ये एक खुशाइन बात है इसलिए कि हम F-16 को बहुत अरसे से ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमारे पायलट, हमारे इंजीनियर्स, हमारे टेक्नीशियंस, उनका बड़ा इसके ऊपर एतमाद है। लेकिन अगर उस अपग्रेड के अंदर 2 चीज़ें आएंगी जो कि लॉन्ग रेंज एमरैम्स है, मेरे ख्याल में शायद 120D, और अगर जो लेटेस्ट ईसा रेडार है, अगर तो ये 2 चीज़ें आएंगी तो ये एक सिग्निफिकेंट इसकी पावर में इजाफा करेंगी। अगर नॉर्मल अपग्रेडेशन है तो उससे खित्ते के तवाज़न में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट इन अपग्रेडेशन से भी खित्ते की तवाज़न में फ़र्क नहीं पड़ेगा, खित्ते के तवाज़न में फ़र्क पड़ेगा जब J-35 आएगा, इसलिए कि वो एक और ही टेक्नोलॉजी है जो बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड है, क्योंकि चाइना अब बहुत सिग्निफिकेंटली एडवांस हो गया है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की जो रियल स्ट्रेंथ है वो एक बैलेंस्ड प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजी है और हमें उसी पे अमल करना चाहिए, लेकिन हमें किसी पे ओवर डिपेंडेंस भी नहीं होनी चाहिए। सो लॉन्ग टर्म में हमारी पॉलिसी जो है उसमें डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि लोकली भी हम बनाएं, चाइनीज से भी लें और जहां मुमकिन हो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी से भी फ़ायदा उठाएं। हाँ, अगर कोई कहे कि ये इंडिया को सिग्नलिंग है तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। इंडिया में इस लास्ट वीक में ही कोई $40 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अमेरिकन की तरफ से आई है। और याद रखें कि जब भी हम कोई असला या कोई चीज़ लेते हैं तो बेशक उसकी हमारी ज़रूरत है। अच्छा ये बताइए एयर मार्शल साहब, शाहिद अख्तर साहब, ये बताइए कि आप जितनी भी हमारी उनके साथ स्क्रमिशेस हुई हैं या फ़िज़ाई हमारे वो हैं, हमारा आई डोंट रिमेंबर कि F-16 को कहीं वो कोई डैमेज कर सके हैं और बार बार वो जाली प्रोपेगेंडा ज़रूर करते रहे हैं कि हमने F-16 गिराया, मगर उसका कोई नहीं मिला। और ना आज की दुनिया में ये छुप सकता है, अगर वो गिरा है तो ये नहीं हो सकता कि हम उसे छुपा लें। तो क्या इट वाज द मशीन एंड प्लस द अकूमन जो हमारे पायलट्स की थी, और ये एक बड़ा तकलीफदेह मामला इंडिया के लिए रहा है। कभी वो हमारा F-16 शायद गिरा नहीं सके, जब भी वो हमने सैम गिरा दिया, हमने उनका वो फ्रांस का जो भी था वो गिरा दिया। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, F-16 नहीं है, जब भी हमने अभी पिछली बालाकोट वाली और अब वाली पहलगाम वाली, इन दोनों में हमने एटलीस्ट 3 तरह के प्लेटफॉर्म यूज़ किए। तो अगर उन्होंने F-16 को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया तो उन्होंने बाकियों को भी तो कुछ नहीं पहुंचा सके हैं। तो जाहिर है अगर वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सके हैं तो इट इज़ नॉट ओनली द प्लेटफॉर्म, इट्स अ मैन बिहाइंड द मशीन। सो अल्हम्दुलिल्लाह जी, कोई इस पर मतलब कोई हमें गुरूर नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें इस फैक्ट पे प्राइड ज़रूर लेना चाहिए कि हमारी ट्रेनिंग, हमारी लीडरशिप, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से मतलब हम सुरखरू होते रहते हैं और हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए इस सिलसिले में। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने एयर मार्शल साहब। ये कहा जा रहा है कि जो F-16 जब अपग्रेड होगा तो ये J-10C से बेहतर हो जाएगा। J-10C बेहतर है इससे या अपग्रेड होकर F-16 जो है वो बेहतर हो जाएगा उससे? देखें, इट डिपेंड्स। मैंने आपसे पहले अर्ज की थी ना कि अपग्रेडेशन में होता क्या है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, हमें देखना चाहिए
कि क्या रडार की अपग्रेडेशन, जो लेटेस्ट रडार है उस तरह की होगी, क्या मिसाइल की अपग्रेडेशन लॉन्ग रेंज हो जाएगी। अगर ये दो चीजें होती हैं तो फिर ये उसके बहुत पास आ जाएंगे, बिल्कुल मैचेबल प्लेटफॉर्म्स बन जाएंगे। लेकिन अभी हमें देखना होगा कि ये अभी आने वाले वक्त में ये अपग्रेडेशन होती कैसे। अच्छा, ये फरमाइए कि ये जो हमारे एक और कॉन्फ्लिक्ट अभी हो रही है, हम देखा कि जो बड़ी एक थोड़ी सी जो पोस्चरिंग कर रही हैं जो PMI हैं इसकी, जापान की, और उसके बाद हमने रूस और चाइना की एक्सरसाइजेज देखी। अब उसके मुकाबले में अमेरिका का B1 या B2 गालबन आया है और वो उनके साथ कर रहे हैं। तो डू यू थिंक दिस इज़ ओनली सिम्बॉलिक और इट कैन डेवलप इनटू सम सीरियस कॉन्फ्लिक्ट? जी, मैं इसको बहुत देख रहा हूँ। मेरे ख्याल में ये एक ओवर करेक्शन हो रही है जापान की तरफ से अपनी कोई इंटरनल पॉलिटिकल एंजाइटीज की वजह से। उसका नुकसान ये होगा कि जापान लॉन्ग टर्म जो साइनो अमेरिकन कन्फ्लिक्ट है इसमें फंस के रह जाएगा। और इसमें नुकसान किसका होगा? इसमें जापान का नुकसान होगा। लेकिन जापान ने जितनी भी तरक्की की है 60 की दहाई से देख लीजिए, तो वो पीस और ट्रेड की बेस पे की है, मिलिटराइजेशन की बेस पे नहीं की। और आज भी चाइना जो है वो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है जापान का। सो ये ये मिलिट्री पोस्चरिंग जो है, जिस तरह की इन्होंने स्टेटमेंट दी है, ये इनको एक टैक्टिकल थोड़ी सी फील सिक्योर वाली फीलिंग तो दे सकती है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली और लॉन्ग टर्म में ये इनके लिए बहुत खतरनाक है। वो इसलिए कि आप चाहे डेमोग्राफिकली देख लें, चाहे इकोनॉमिकली देख लें, चाहे आप पॉलिटिकली देख लें, हर लिहाज से जापान को लॉन्ग टर्म में चाइना की दोस्ती ही जो है वो सूट करती है। क्योंकि जापान जो है वो एक जो साउथ पैसिफिक के फ्लैश पॉइंट पे बैठा हुआ है। सो इसके लिए अक्लमंदी यही है कि मल्टीपोलैरिटी को देखते हुए ये अमेरिका के साथ बेशक अपना सिक्योरिटी रखे, लेकिन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मुफाहमत इसको चाइना के साथ ही करनी है। चाइना के साथ दुश्मनी ये बिल्कुल मोल नहीं सकता। अच्छा, एक और भी बात एयर मार्शल साहब, हम देखते हैं कि इस वक्त इतना लीथल असला है हर किसी के पास कि वॉर जो है एक अनथिंकेबल है। इस तरह जो सब कुछ आ गया है, जितनी एटमी ताकतें हैं, एक तरफ तो ये मामला है, एक तरफ मामला ये है कि जी ट्रेड करें और लोग करीब आएँ, और दूसरी तरफ ये क्या आप ये समझते हैं कि ये तमाम जो हवा दी जाती है इन कॉन्फ्लिक्ट्स को, इसमें कोई मालियाती मफाद भी है? जिस तरह हमने बेल्जियम में देखा कि जी वो कारों की फैक्ट्रियां बंद करके असला लगा रहे हैं, तो क्या ये कोई बहुत बड़ी असले की आलमी लाबी है जो इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स को हवा दे के इधर इन्वेस्टमेंट लेके आ रही है, या कोई इसमें इंटरेस्ट जो है मालियाती भी है दुनिया आलमी तौर पर जो असले की सनत है? देखिए, हमें अब तो किसी चीज़ पे हैरान होने नहीं चाहिए, इसलिए कि दुनिया की तारीख को देख लें, दुनिया ऐसे ही चली है। यही मुफाहमत इनके मफादात होते हैं जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के हैं। आप देखें कि मैं आज से 3 साल पहले पढ़ रहा था कि AI की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो इंडस्ट्री है टोटल $14 ट्रिलियन की है, और ये अमेरिका और चाइना के दरमियान में साइलेंट अंडरस्टैंडिंग है कि $7 ट्रिलियन हम दोनों ने इसमें से कमाने हैं। इसका मतलब है कि चाइना और अमेरिका कोई लॉन्ग टर्म कन्फ्लिक्ट नहीं देख रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देख रहे हैं। किसकी कॉस्ट पे? वर्ल्ड की कॉस्ट पे। सो वो फायदा उठाएंगे इन चीजों से, और बाकी वो फायदा उठाएंगे जो वो असला बेचते हैं दोनों। तो अगर दुनिया के अंदर ये छोटे मोटे टेंशंस रहेगी, एक दूसरे के साथ उलझते रहेंगे ममालिक, तो इनको एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद अख्तर साहब, that we may pay in blood and sweat profits of these big ये जो कंपनी है। बहरहाल बहुत शुक्रिया एयर मार्शल रिटायर्ड जनाब शाहिद अख्तर साहब, आपने एनलाइटन किया। ये था हमारा हफ्ते का आखिरी शो। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।